नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर हम बात करेंगे खास यात्रा की, और यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जापान की 2 दिवसीय यात्रा के बाद वो चीन पहुंचे। जो दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई थी कि मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात कैसी रहेगी। हालांकि ये एक शिखर सम्मेलन था, लेकिन दोनों ट्रंप के टैरिफ के बाद की ये यात्रा, 7 साल बाद की मुलाकात, ये यात्रा चीन की और इससे पहले जापान की। तो काफी कुछ इस यात्रा को दुनिया इस नजर से देख रही थी कि ट्रंप के टैरिफ के बाद जिन देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं वो कैसा असरदार रहेगा, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट आएगा। जापान हमारा मित्र है, लेकिन चाइना के साथ गलवान घाटी की घटना के बाद से तल्खियां बढ़ गई थी, और चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो केवल और केवल आज भी सीमा विवाद के हैं। उसके अलावा कोई विवाद नहीं है। बहुत सारे ट्रेड्स वो हमारे यहाँ करते हैं, हम उनके यहाँ पे करते हैं। तो वो एक मसला इस तरह का नहीं है, लेकिन सीमाओं के विवाद को लेकर 1 साल पहले ही अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटने की सहमति जता दी थी दोनों देशों ने। और उसके बाद मुझे लगता है कि काफी जो एक कड़वाहट थी उसी के साथ समाप्त तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन कम हो गई थी। टैरिफ के हमले से चीन भी परेशान है। चीन भी देख रहा है कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चीन और आगे बढ़ना चाहता है। भारत भी अपने को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए आतुर है। तो ऐसे में दोनों देशों को लगता है कि हम आपस में हाथ मिला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति साथ लेकर के आए, और ये तस्वीर भी काफी कुछ बयान करती है। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हम विशेषज्ञों की राय जानेंगे कि इस यात्रा के क्या माइलेज मिलेंगे और कितनी बेनिफिट वाली रहेगी। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व राजनयिक IFS हैं और विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ SPS कटेवा साहब हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और आर्थिक मामलों के जानकार जयसिंह जी कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जापान यात्रा के दरमियान हमने चर्चा की, आपने बहुत कुछ चीजों पे खुल करके बात की, और जब हम मीडिया रिपोर्ट्स को भी पढ़ रहे थे तो उसके इर्द गिर्द थी। अभी 4 दिन की यात्रा का लगोलवाब हम अगर बहुत शॉर्ट में अगर हम एक फ्रेमवर्क के रूप में देखें तो दर्शकों को बताना चाहें तो किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा? देखिए, ये जो चाइना की यात्रा है SCO समिट के लिए, इस यात्रा को मैं कहूंगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक धमाका है। ठीक है, ये एक जबरदस्त गूंज है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसके मैं 3-4 चीजें बताऊंगा। जी। पहली चीज तो ये है कि SCO की जो डिक्लेरेशन इश्यू हुई है उसमें आप जानते हैं, पहले जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो भाषा के ऊपर थोड़ा विवाद था और हमने साइन नहीं किया था। लेकिन अब चाइनीज सॉइल से पहलगाम अटैक को बहुत कड़े शब्दों में निंदा की गई है, और ये भी कहा गया है कि जो देशों से ये आतंकवादी निकल के आ रहे हैं उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो उनको संभालें, और पाकिस्तान की कोई भी चीज वो सुने नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है चाइना की तरफ से कि वो अपनी धरती से स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है। अब सुधारने का मतलब ये नहीं कि हमारे संबंध बहुत बड़ी मित्रता में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारे संबंध सामान्य संबंधों में आने चाहिए। पहले जो कटुता थी जो गालवान अटैक के बाद हुई थी, वो कटुता खत्म होनी चाहिए। डायरेक्ट फ्लाइट्स होने चाहिए, ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी आना चाहिए। लेकिन हमारे जो संबंधों में जो बॉर्डर का विवाद है, जो CPEC का विवाद है, जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, और जो पाकिस्तान को जो चाइना बहुत ज्यादा क्लोजली सपोर्ट करता है, वो इश्यू है अभी, और वो इश्यू धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि चाइना ने भी जब इनके जो जनरल वहां ट्रंप के साथ लंच करने गए उसको अच्छी तरह नहीं लिया। उन्होंने भी देखा कि पाकिस्तान को एक लेसन देना जरूरी है, तो इसलिए वो भी हमारे साथ में कुछ नजदीकी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि एक तो SCO समिट की जो डिक्लेरेशन है वो बहुत अच्छी वर्डेड है, हमारे फेवर में है टोटली। दूसरा, हमारे चाइना और भारत के रीसेट होंगे रिलेशंस, वो बहुत
सही है। तीसरा जो पुतिन और भारत का जो मोदी जी का जो इक्वेशन है, वो आप देखिए, पुतिन 10 मिनट तक इंतजार करता रहा मोदी जी को अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जो पिक्चर है वो वहां का चाइना का जो वाइबो एक सोशल मीडिया हैंडलर है, उसमें सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है वो पिक्चर। और जो तीनों की पिक्चर है जिसमें मोदी जी, शी और पुतिन है, वो पिक्चर भी बहुत टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये सब चीजें वाशिंगटन में बड़ी क्लोजली मॉनिटर की जाएंगी, वो उनको देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है। ये ऑप्टिक्स का भी मैटर है इसमें। देखिए, हमारे और रशिया के रिलेशन तो बड़े नजदीकी हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो अमेरिका भी जानता है। लेकिन हमारे और चाइना के रिलेशन अगर नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं और थोड़े बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये भी एक कंसर्न का विषय होगा अमेरिका के लिए। क्योंकि अमेरिका इनिशियली चाह रहा था कि भारत जो है एक बुलवर्क की तरह खड़ा हो और चाइना के अगेंस्ट में जो भी उनकी ये जो हेजेमोनी की अप्रोच है साउथ चाइना सी में या और इश्यूज के ऊपर, उसको कंट्रोल करे। लेकिन वो सब चीजें ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से बिल्कुल पीछे हट गई हैं और ये नई चीजें आ गई हैं। तो देखिए, ये तीसरा इश्यू है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बड़े क्लोजली रिफ्लेक्ट होके आए हैं। और ये बोनोमी जो तीनों लीडर्स के बीच आई है वो बड़ी क्लियरली रिफ्लेक्ट होके आई है। आप बीबीसी की न्यूज देख लीजिए, आप डच का समझ लीजिए, आप फ्रांस का देख लीजिए, आप फॉक्स चैनल देखिए, ये चीजें ही सारी जगह सर्कुलेट होती चली जा रही हैं। तो ये 3-4 जो पिक्चर्स हैं वो बहुत चीजें बयां कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि उसके बाद जो है अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है, उसने एक बड़ा सा एक स्टेटमेंट इश्यू किया है कि हमारा और भारत का रिलेशन बहुत प्रगाढ़ है और वो आगे बढ़ रहे हैं और कोऑपरेशन बड़ा अच्छा है। आज ही स्टेटमेंट इश्यू हुआ है ये, और वो मार्को रूबियो के नाम में इश्यू हुआ है। और वो ये कह रहा है कि हमारे रिलेशंस को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। उनका कहने का मतलब, पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो नेचुरली अमेरिका के ऊपर इस चीजों का असर हुआ है, वो हमारे फेवर में है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो एससीओ का जो विजिट है वो कई तरह से बहुत अच्छा रहा है भारत के लिए। एससीओ की जो स्टेटमेंट ऑफिशियल आई है उसमें हमारे फेवर में सब चीजें आ गई हैं। हमारे और चाइना के बीच में रिलेशंस रीसेट हो रहे हैं। हमारे और रशिया की जो बोनोमी है वो बरकरार है। इंडिया, चाइना और रशिया का जो तीनों का संबंध क्लोजर होने का है वो तैयार, वो ठीक लग रहा है। और ट्रंप की जो बुलिंग टेक्निक थी, जो ट्रंप टेरर जिसको कह सकते हैं, वो जो है उसका काउंटर मिल गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा समिट रहा है। भारत के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा है, चाइना के हिसाब से तो और भी ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि चाइना की धरती पे हो रहा है। तो उन्होंने अमेरिका को प्रोजेक्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े लीडर्स सब आ रहे हैं और हमारे धरती पे ये हो रहा है। तो उनकी दृष्टि से भी अच्छा है। और पुतिन जो है, उन्होंने भी अपनी यूक्रेन के ऊपर जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लैरिफाई की थी। मैं सुन रहा था जो स्टेटमेंट उन्होंने एससीओ में ऑफिशियली दिया है, उसमें क्लियरली कहा है कि पुतिन का जो वार जो है यूक्रेन का, उसके लिए 2014 का कूच जिम्मेदार है जो अमेरिका और यूरोप ने इंस्टिगेट किया था। और उस वहां के जो राष्ट्रपति को हटवा के उनको मरवा दिया गया था। और उसके बाद जो है जो प्रतिबंध जो रशियन स्पीकिंग लोगों के ऊपर लगाए गए, वहां पे जो 20% टेरिटरी है, उसके लिए ये सब चीजें उसकी वजह से आगे बढ़ी हैं। तो ये बड़ा क्लैरिटी है। आई थिंक तीनों देश इसमें है। और अब अमेरिका जो है उसको इसके बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ प्रगाढ़ है, हम उनको बिगाड़ नहीं सकते, हमें बिगाड़ने चाहिए भी नहीं, और उनको वापस संभालना पड़ेगा। और मेरे मोदी जी को एक छोटा सा सवाल और करूंगा सर मैं आपसे, ये इंडिविजुअल एक प्रेशर कहा जा सकता है कि यूएस का प्रेशर, क्योंकि ये बात तो सही है कि फेस तो प्रेसिडेंट होता है वहां का, लेकिन अभी अमेरिका में भी इस बात का विरोध है, सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ है। तो ये माना जा सकता है कि केवल और केवल सिर्फ अब एक अमेरिका से कोई हमारे रिश्ते खराब नहीं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ में उसका ईगो झलक रहा है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ का एक इंटरनल एक लॉ है वहां पे, जो 1973 या ऐसे में इश्यू पास हुआ था। उसमें था कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी हो तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं।
तो वहां पे जो फेडरल कोर्ट है उसने तो उसको टर्न डाउन कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत है जो भी किया है। अब वो फेडरल कोर्ट ने ये कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उन्होंने समय दिया है, उस समय सीमा में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस ट्रम्प के जो 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 टेरर क्रिएट किया है ना उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जी इससे बिल्कुल। सब देशों में खलबली मची है और कोई ऐसी इमरजेंसी है नहीं जिसकी नहीं वजह नहीं, से ये बिल्कुल जस्टिफाई बिल्कुल हो सके। तो बिल्कुल, क्योंकि नेचुरली आप जिस ये आर्टिकल का प्रॉब्लम हो सकती है आप वहां जिस पे। आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा था कि कुछ आर्थिक आपात जैसी स्थितियां हो तो विशेष अधिकार प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, हाँ, उसके तहत वो इस तरह के कुछ डिसीजंस कर सकते हैं, लेकिन उससे भी हाउस को अवगत कराना होगा। लेकिन अभी जिस तरह की चीज है, आपने जैसे कहा भी कि कोई इमरजेंसी जैसी चीज नहीं है। फेडरल कोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया है, इनके पास रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं मान के चलेगा। खैर वो तो उनका अपना डिसीजन है, पर मुझे जो लगता है कि कोई आपात स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका के अंदर दुनिया को टैरिफ की उसमें थोप करके और एक अलग तरह की ग्लोबली खलबली मचाने की कोशिश की जाए। मैं कोठारे साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, इस जी यात्रा के दरमियान ही जापान 550 अरब डॉलर का एक निवेश समझौता करने वाला था अमेरिका के साथ में। वो टैरिफ को लेकर के जब इस तरह की स्थितियां बनी तो एक प्रेशर उन्होंने भी बनाया कि हम आप इसे टैरिफ से फ्री करेंगे, हम आपके तभी करेंगे। तो जो वार्ताकार करने वाले थे वो एक बार के लिए उसे स्थगित कर दिया गया। दूसरा, नरेंद्र मोदी के साथ में बहुत ही अच्छे निवेश पे सहमति बनी है। इधर चाइना के साथ में, चाइना से हमारे डिफरेंसेज सिर्फ एक सीमा विवाद को लेके ज्यादा है। जब सीमा से विवाद होता है, क्योंकि हमारा युद्ध भी हो चुका चाइना के साथ में, वो बहुत सारी जगह इंपैक्ट आता। लेकिन मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स को जब देख रहा था, व्यापारी चाहे भारत का हो चाहे चाइना का हो, वो ये चाहता है जिसमें वाकई जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान व्यापार उद्योग का ही है। तो क्या लगता है कि ये सुलह होती जो दिखाई दे रही है, इससे ग्लोबली हमें कुछ बड़ा बेनिफिट मिलेगा? चाइना के साथ में संबंध सुधरने से टैरिफ का जो एक अलग तरह का प्रेशर है, ट्रम्प समझ पाएंगे कि ये तो मेरे खिलाफ एक तरह से घेरेबंदी हो जाएगी और मैं तो खुद ही उसमें उलझ जाऊंगा। क्या विचार करने के एक ऐसा प्रेशर होगा उन पे अभी? देखिए योगेंद्र जी, चीन का जहां तक सवाल है और भारत की जो स्थिति है, पहला तो हमारा वहां से ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव में है, अमेरिका के साथ में सरप्लस में है, तो चाइना के साथ में नेगेटिव में है। दूसरा हमारा माइनस पॉइंट ये है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस में चाइना के सामने कहीं पे भी नहीं टिकते। जी तो और वहां पे भी डिमांड का डिस्ट्रप्शन है, बहुत तकलीफ में चाइना है। वो भी चाहता है कि मेरे को कोई ऐसा कंट्री मिले जहां मैं अपना माल बेच सकूं। तो वो भी उसकी रणनीति जो है, ये सद्भावना यात्रा कह लें या हमारी रणनीति में बदलाव कह लें, तो वो भी ये ऐसा बेवकूफ नहीं है कि हम जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। वो भी अपना माल बेचने का प्रयास करेंगे या ऐसी शर्तों पे अपना काम करेंगे कि उनका माल हमारे यहाँ पे आए और वो बिके। तो हम जी पहली बात तो ये है कि हम उनसे कंपटीशन करने की स्थिति में नहीं है। अगर उनका मार्केट का वहाँ का 1% जो कैपेसिटी का फ्लड भी इंडिया में आ जाता है तो वो नया हाहाकार मचा देगा। दूसरी बात ये है कि जो सीमा विवाद की बात एक अलग बात है। सीमा विवाद एक हो सकता है वैचारिक भी हो सकता है, लेकिन ये कह लीजिए कि इस रणनीति में वो भी ये जानते हैं, चाइना और आपका जापान भी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे यहाँ क्यों आए हैं। ट्रम्प टैरिफ का जो प्रॉब्लम थी उसको मीट आउट करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे साथ में समझौता करना चाहते हैं, हमारे साथ में मिलना चाहते हैं। जापान की जहां तक बात है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री अब तक नहीं है, पिछले कई सालों से नहीं है, इसलिए उसकी रणनीति अलग हो सकती है और अलग रहेगी। हमें जापान से क्या मिल सकता है, हमारा भी एक्सपोर्ट उसके साथ में बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए उससे ज्यादा उम्मीद इन्वेस्टमेंट का जरूर वहां से पैसा आ सकता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा वो ठीक है। अपने ट्रम्प जो वहां का मैंने आप पहले बताया कि वहाँ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो अगर पैसा यहाँ पे आ गया, उसका मान लो 5% सरप्लस भी, तो वो हमारे यहाँ के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एक नई ये मान लीजिए वेव या नई परेशानी की शुरुआत कर देगा। तो कई इसके प्रारूप हैं जिसका अभी तोड़ पाना मुश्किल है। और ये सब जो अभी जब की जो मीटिंग इनकी हुई है उसमें मोटा मोटा ये है कि भाई हम सद्भावना यात्रा है, हम शांति इस पे काम करेंगे, हम मिलजुल के काम करेंगे, बस ऐसी चीजें हैं।
इसकी कोई डायरेक्टली ट्रम्प टैरिफ का कोई तोड़ वाली बात अभी तक नहीं है। अब किन सेक्टरों में आगे जाके वो लॉन्ग टर्म गेम है, साल भर मान लीजिए लगेगा, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ पे हम उनसे समझौते करते हैं, कौन सा माल उनके यहाँ से आएगा, कौन सा हमारे यहाँ से जाएगा, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कंपेटेबिलिटी क्या है, उन सब की जानकारी हमको आने वाले समय में लगेगी। जब तक हम ये कहेंगे इसका इमीडिएट जो बेनिफिट मिलने वाला है वो अभी तक कोई समझ में मेरे नहीं आया। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका को हम 18% एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इंपोर्ट तो मात्र 2% है, लेकिन चाइना चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करे, क्योंकि उनके पास में काफी माल है और हम वहां एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा कर पाते हैं। तो वो स्मार्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी देश को देखना है तो इकोनॉमी का बड़ा आधार ये होता है कि आप एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं। तो अमेरिका ज्यादा बेनिफिट है हमारे को, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कि जब चारा नहीं है तो आपके जी कुछ ये लड़ाई इकोनॉमिक्स की है। ये लड़ाई जो है ये कोई सीमा विवाद की लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई तो इकोनॉमी की लड़ाई है। तो इसको हमको इकोनॉमी के एंगल से देखना पड़ेगा। ट्रंप ने भी जो टैरिफ लगाया है वो इकोनॉमी को हमारी डाउन करने के लिए लगाया है, और उसने डेड इकोनॉमी जो वर्ड बोला था वो डेड इकोनॉमी का क्या मतलब है वो समझाने को हमको प्रयास कर रहा है। अब वैसा होगा या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये लड़ाई इकोनॉमी की है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई नहीं है, ये सीमा की लड़ाई नहीं। जी चले, मैं कटिवा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, चाइना के साथ में हम धोखा पहले भी खा चुके हैं, लेकिन एक अब अलग तरह की एक सिचुएशन है कि अमेरिका अपनी चीजें थोपना चाहता है, चाइना खुद परेशान है। तो जो कहा जाता है एक आम भाषा में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या वाकई ये कुछ ऐसी जो सिचुएशन बनी है ये भारत और चाइना को नजदीक लेके आ रहे हैं और अभी दोनों के बीच में सुलह करने का एक उचित समय है, और हम कितना भरोसा कर सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जैसे भी कोठारी साहब ने बताया कि ये एक इकोनॉमिक लड़ाई है, तो चीन और भारत दोनों अमेरिका के टैरिफ के शिकार हैं। तो इसीलिए भारत और चीन कोशिश कर रहे हैं कि उस टैरिफ का जो ज्यादा बढ़ गया उसको खत्म करके हम आपस में कितना एक दूसरे के यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। पर जैसा कि उन्होंने बताया कि चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे से कितनी ज्यादा है, बहुत चीजें हमारे से ज्यादा, और वो कुछ भी थोड़ी चीज यहाँ भेजेंगे तो उसको हमको यहाँ पर एक इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी ट्रेड का, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का। जहां तक चीन का विश्वसनीयता का सवाल है, वो तो बिल्कुल आप सब जानते हैं कि वो क्या करता है। पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, उस टाइम पर उन्होंने युद्ध थोप दिया, हमला बोल दिया, युद्ध थोप दिया। उसके बाद एक बार यहाँ उनके ये प्रधानमंत्री जी उनके आए थे यहाँ पे जब गलवान हुआ मोदी जी के साथ, उसके बाद गलवान हुआ था। और आपको एक बताऊं कि हमारी और चीन की 3-4 हजार किलोमीटर से ज्यादा की हमारी एलओसी है, उस पे अभी हमारे काफी डिफरेंसेस हैं, और वो हम लोगों ने क्या कर रखा है कि उसको बैक बर्नर पे रख करके बाकी चीजें में हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस चीज को मत छेड़ो। आप चीन कभी भी हमारे एक प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, वो हमारा देश नहीं, हमारा हिस्सा नहीं मानता है। और दूसरी बात है कि अभी दलाई लामा के ऊपर, दलाई लामा का अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि उनका सक्सेसर कौन होगा। इस पे एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है भारत और चीन के बीच में। चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि दलाई लामा का सक्सेसर धर्मशाला से कोई फोरकास्ट और वहां से बने। वो चाहता है कि ये तिब्बतन उनका जो ऑटोनोमस जगह है उसके ऊपर जो भी करेंगे वो उसको डिक्लेयर करेंगे। तो एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। और दूसरी बात आपने सुना होगा कि वो ब्रह्मपुत्रा पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है, उससे हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, उस पे फर्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा। तो चीन के साथ कोई भरोसा कोई भी करेगा नहीं, और चीन हर एक किसी भी नेबर के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रखता। उसका जो अपना इंटरेस्ट होता है एक्सपेंशन करने का, वो उसमें चालू रखता है, चाहे वो जमीन पे एक्सपेंशन हो, चाहे वो साउथ चाइना में एक्सपेंशन हो, चाहे साउथ चाइना सी में एक्सपेंशन हो, या वो जापान के साथ भी उसके कोई रिलेशन अच्छे नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारा जो गलवान के बाद में ईस्ट लद्दाख में जो हमारे को इतना डिफेंस बजट दुनिया भर का जो हमारा खर्चा हुआ कि इतने सारे फॉर्मेशंस और ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय करने पड़े, वो ऐसा इलाका था जो सिर्फ पेट्रोलिंग करके और समर में ऑक्यूपाई होता था। विंटर वेकेटेड पोस्ट थी, विंटर्स में वहां कोई नहीं रहता था।
अभी ऐसी हालात होगी कि उसको पूरे साल भर के लिए वहां पे फौज को तैनात करना पड़ता है, और -20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर में फौज को वहां पे रखना, उसके हैबिटाट को टेम्परेचर रखना, कितनी सारी वार्मिंग और ड्राइंग के लिए कितने सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा आधा बजट नॉर्दर्न कमांड का वो ईस्टर्न लद्दाख के मेंटेनेंस करने में खत्म हो जाता है। तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि हमारी दोस्ती होगी। दूसरी बात और है योगेंद्र जी, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार की जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हमारे चीन के साथ गलवान के बाद सब चीजें, कोई चीनी चीज, कोई भी चीनी की पैदा की हुई चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसके नारे लगने लग जाते हैं। अभी थोड़े दिन हुए हैं ट्रंप के साथ कोई ऐसी एक टैरिफ बढ़ी है, धीरे धीरे, जैसे कि अभी साहब ने बताया था कि अभी उनकी तरफ से थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है अमेरिका की तरफ से, कि अमेरिका इतने देशों को अपना दुश्मन नहीं बना सकता कि कहीं किसी भी देश में जो बड़ी बड़ी देश है वहां अगर वो अपना एक्सपोर्ट नहीं करेगा या उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा तो कहां किससे करेगा। परंतु अभी आप क्या हो गया, अभी ये आ गया कि अमेरिका की कोई चीज मत इस्तेमाल करो, टीवी में, सोशल मीडिया में जो फ्रिंज ग्रुप्स है। तो ये हम लोग, हमारी जो पॉलिसी है उसको हम देश के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बातें कि पहले बोला कि कोई भी चीनी प्रोडक्ट को बहिष्कार करो, अभी 1-1.5 महीने से बोलते हैं पूरे अमेरिका की हर चीज को बहिष्कार करो। और चीन जिसने चीन की, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, विश्वासघात का सबसे बड़ा नमूना अभी ऑप सिंदूर में, उनके हर चीज को, पाकिस्तान के हर चीज को वो डायरेक्ट कर रहे थे रियल टाइम में। वो हमारे यहाँ की जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी अपने सैटेलाइट से उसको कैप्चर करके वो पाकिस्तान को बता रहे थे, और जितने सारे उनके ड्रोन थे और खूब सारी जितनी उनका आर्मामेंट और ये साजो सामान था लड़ाई का, उसको सारा का सारा डायरेक्शन चीन दे रहा था। और ये बात हमारे सेना के सीनियर ऑफिसर्स फॉर्मली बता चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी बता चुके हैं। तो उसके 1-2 महीने बाद आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि उनके साथ आपके संबंध बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या आप उनके साथ बिल्कुल उनका विश्वास करो और जो वो बोल रहे हैं वो करते रहो। तो चीन के साथ हमारी सीमा का विवाद है, वी हैव टू लिव विद इट। और हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जितनी भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पीपी पॉइंट्स हैं, जो ऑलरेडी एयर मार्क्ड और वो म्यूचुअली एग्रीड पॉइंट्स हैं, वहां पे हमें अपना डोमिनेंस रखना पड़ेगा। और आपको ये बता दूं, कितनी जगह पे अरुणाचल में, इवन हिमाचल के ऊपर रीजन में, शुगर सेक्टर के आगे, ऐसी ऐसी जगह के ऊपर वो जगह जगह अपने गांव बसा रहा है। नेपाल और भूटान है, वो भी, भूटान एक हमारी, उसका भूटान का डिफेंस हमारी जिम्मेवारी है। तो वहां भी डोकला में आपको कितनी बार पता कि वहां पर भी इस तरह के वो हरकतें करता रहता है। और हमारा बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है और चीन अपनी इन चीजों से बाज नहीं आएगा, वो अपनी चीज के लिए क्लियर है। और हमें उस पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जितने हमें उसकी ट्रेड की जरूरत है। उसके ट्रेड के साथ हमारे रिलेशन ठीक होने चाहिए, और नेबर के साथ जो फॉर्मल रिलेशंस हैं, जैसे एयर ट्रेवल है, टूरिज्म का एक्सचेंज है, पढ़ाई की कोई बातें हैं, हमारे कितने लोग बच्चे वहां जाके MBBS कर रहे हैं या उनके लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें चालू रहनी चाहिए। परंतु हमें अपनी सीमा के ऊपर जरा भी ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं बरतना चाहिए, और हमें हमेशा चौकस रह करके उसको हमेशा इसी तरह से गार्ड करना चाहिएगा जैसे कि ये किसी दुश्मन का बॉर्डर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि परिस्थिति के नजदीकियां हैं ये, और हम पूरी तरह से ऐसे नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने तब भी कहा था कि जब मोदी साहब ट्रंप को यहाँ पे लेकर के आए थे और उन्हें घुमाया था कोविड के पहले, और फिर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट होता है, वहां पर कोई पॉलिसी ट्रंप की नहीं होती है, वहां एक कंट्री की पॉलिसी होती है। और हर देश की भी यही एक स्थिति बनती है कि हम किसी सीमा के विवाद को लेकर के यूं कहें कि हम लिबरल होकर के उसको यूं निपटारा कर दें। वो कुछ स्थायी समस्याएं हैं तो समय के साथ ही सुलझती हैं। गुप्ता साहब के रुख करना चाहूंगा, समय कम है, मैं 30-30 सेकंड में आप लोगों से जानना चाहूंगा, सर अब क्या लगता है कि हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या बिल्कुल पारिस्थितिक स्थितियां हैं? अगर इन परिस्थितियों में भी अगर चाइना भारत की नजदीकियां बढ़ती हैं, सीमा विवाद खत्म होते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अमेरिका को हमें अभी भी नहीं भूलना चाहिए।
देखिए योगेंद्र जी, हमें इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव या डार्क पिक्चर पेंट नहीं करना चाहिए। जी हमारी समस्याएं हैं चाइना के साथ 1962 से हैं और वो चली आ रही हैं, सीमा पर भी हैं। वो विवाद कोई नया नहीं है, ये 1956 से चला आ रहा है ये विवाद, जब से इन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया। उसके बाद अक्साई चीन का मसला है, अभी दलाई लामा का मसला पहले से चला आ रहा है, जब से हमने उनको शरण दी है यहाँ पे। तो ये कोई नए विवाद नहीं है, ये वर्षों से डिकेड से चले आ रहे हैं। तो इन विवादों को होने के बावजूद भी हमें जो है एक नॉर्मल रिलेशनशिप उनसे बनानी चाहिए, जिसमें हमारा उनका इन्वेस्टमेंट हमारे वहां आए, उनकी टेक्नोलॉजी हम, क्योंकि आजकल चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बन रही है। वेस्टर्न कंट्रीज भी चाइना की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी इनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो उनका इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी हमारे नॉन सेंसिटिव एरियाज में आए, इसका एक माध्यम हमें ढूंढना चाहिए। और धीरे धीरे उसी से हमारा जब इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ेगी तो नेचुरली और क्षेत्रों में भी सुधार होगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, हमारी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप स्ट्रोंग होनी चाहिए, इसको मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा। एक्चुअली जो अभी मोदी जी ने एम्फेसिस दिया था अमेरिका के साथ, उसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों में विचारों की समानता है, दोनों क्वाड के मेंबर हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ अलाइन हो, हमारा अलाइनमेंट तो है ही नहीं किसी के साथ। तो चाइना के साथ तो नॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए और अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, और हमारा ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज अमेरिका के साथ और बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। और इसके लिए जैसे हम अभी कटेवा साहब से बात कर रहे थे, अगर ट्रंप की ईगो को थोड़ा सा मसाज देना पड़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमें ये कह देना चाहिए था पहले ही कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया था, और हमने जब उन्होंने हमको कहा, हमने कहा भाई ये हमारा बायलैटरल इशू है, आप पाकिस्तान को एडवाइस कर दो, हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, हम डील कर लेंगे इशू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि उस वक्त जिस दिन हमने बात की थी तो तभी कटेवा साहब ने कही भी थी कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रंप इस बात का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने डायरेक्ट कहा कि द्विपक्षीय वार्ता से हो सकता है। डीजीसीओ वहां के जो डायरेक्टर ऑपरेशन है आर्मी के, उन्होंने बात की और उन्होंने हमारे भी समकक्ष जो थे उन्होंने बात की, तो उसकी वजह से सीज फायर रुकी है। पहल कोई भी कर सकता है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता हुई है, हमें ऐसे किसी के प्रेशर में नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था और ये उसी वक्त हो सकता था, लेकिन हमारे भी रणनीतिकार काफी इसमें चुप्पी साधे रहे, जिससे कई तरह की परिस्थितियां और पॉलिटिकल कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे पनप गए उसमें जो ये मामला और उलझ गया। मैं माफी चाहूंगा कोठारी साहब और कटेवा साहब के पास में नहीं जा पाऊंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।